हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। ठीक है, जैसा कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे इस चैनल पर शुरू किया हुआ है 12th केमिस्ट्री के लेक्चर वीडियोस। सही बात है, हम लोग बहुत सारे लेसन्स को पढ़ रहे हैं। हमारे इस पूरे के पूरे 12th केमिस्ट्री की बात अगर हम लोग करें तो बहुत सारे लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। सही है, और सिर्फ कुछ लेसन ही हमारे बचे हुए हैं बच्चों जो हमने पढ़े नहीं है अभी तक। सही बात है, ठीक है। उसमें से वन ऑफ द लेसन मैंने शुरू किया हुआ था, दैट इज नथिंग बट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, 18 और 19। सही है, ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ग्रुप 18 एलिमेंट्स और ग्रुप 19 एलिमेंट्स की हम लोग बातें कर रहे हैं जो कि बिलोंग करते हैं आपके पीरियोडिक टेबल से। सही बात है, 11th स्टैंडर्ड में आप सभी बच्चों ने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। उसमें पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, एफ ब्लॉक नीचे होता है, एस पी डी एफ ब्लॉक्स एलिमेंट्स होते हैं। सही है, तो ब्लॉक्स में एलिमेंट्स को डिवाइडेड है। एलिमेंट्स के 7 पीरियड्स होते हैं, 18 ग्रुप्स होते हैं। सही बात है, तो हमने ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू किया है। अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने ग्रुप वाइज एलिमेंट्स को पढ़ना शुरू किया है। सही है, तो इस स्टैंडर्ड में बच्चों आप लोगों को कौन कौन से ग्रुप्स के एलिमेंट को स्टडी करना है? 16, 17, 18। सही है, दिस इज लेक्चर नंबर 3। तो इसके पहले भी बच्चों मैंने 3 लेक्चर्स इसके ऊपर ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जहां पे मैंने आप लोगों को थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था। मैंने आपको बताया था कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये इनका नाम क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इनको कैसे याद रखना है, इनकी एटॉमिक नंबर कैसे आपको याद रखना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आप कैसे लिखोगे, वो सारी बातें लेक्चर नंबर 1 में हुई थी। सही है, फिर हम लोगों ने एटॉमिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करना शुरू किया था। सही है, एटॉमिक प्रॉपर्टीज में अगर एटॉमिक साइज की बात करूं मैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं मैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करूं मैं, समझ रहे हो? तो ऐसी चीजें हम लोगों ने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 2 के अंदर पढ़ी हुई हैं। अगर आप बच्चों में से किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 या लेक्चर नंबर 2 नहीं देखा है तो जरूर से जाके उन लेक्चर्स को स्टडी करेंगे बच्चों। समझ में आई बात? ठीक है, आज की अगर हम लोग बात करें बच्चों तो आज लेक्चर नंबर 3 के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दीज एलिमेंट्स। इन एलिमेंट्स की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम लोग बातें करने वाले हैं। समझ में आई बात? ठीक है, तो लेक्चर में ट्राई करूंगा बच्चों ज्यादा बड़ा ना हो, ऑब्वियसली आधे घंटे से ऊपर होने ही वाला है। ठीक है, सो इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर आपको सारी जानकारी समझनी है, सारी इंफॉर्मेशन आपको समझनी है तो वीडियो को एंड तक देखेंगे सारे के सारे बच्चे। ठीक है, एक भी पार्ट स्किप नहीं करेंगे। सही है, अगर आपको वीडियो थोड़ी स्लो फील होती हो, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप वीडियो की स्पीड इंक्रीज कर सकते हो, 1.5 या फिर 1.25x की स्पीड पे आप वीडियो को देख सकते हो। चलेगा? ठीक है, सो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को। सॉरी बच्चों, शुरू करते हैं। पहली बात मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट वाला जो लेक्चर था वहां पे एटॉमिक प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। सही बात है, आज की इस वीडियो में हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। सही है, आपके ग्रुप 16, 17 और 18 एलिमेंट्स के बारे में। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा प्यारा दुलारा ग्रुप 16। सही है, सबसे पहले आता है बच्चों हमारा प्यारा दुलारा ग्रुप 16 एलिमेंट्स की हम बात करेंगे। अब अगर आपने मेरे पिछले के वीडियोस देखे हुए हैं, पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि ग्रुप 16 में जो एलिमेंट्स हैं उन्हें हम कैसे याद रखेंगे, कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं ग्रुप 16 के अंदर। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को सिखाया था। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स। ठीक है, दीज आर द एलिमेंट्स। कौन कौन से हैं ये? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। सही है, इसको कैसे याद रखते हैं वो भी मैंने आप लोगों को बताया था बच्चों। ओ स से टेपो, ओ स से टेपो, उससे टेप लो, कोई भी चीज अच्छे छाप लो। सही है, सो दिस इज द सिंपल तरीका, एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है जिससे आप ग्रुप 16 एलिमेंट्स को याद रख सकते हो। अब इतने एलिमेंट्स के बारे में हमें कुछ बातें डिस्कस करनी है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं बच्चों, तो जो आपका ऑक्सीजन होता है ग्रुप 16 एलिमेंट्स में, दिस इज द ओनली एलिमेंट, यही एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बच्चों? गैस फॉर्म में। इसको मैं थोड़ा सा बीच में लिखना चाहता हूं, यहां पे बेटर है। हाँ ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि ग्रुप 16 के अंदर ऑक्सीजन इज द ओनली एलिमेंट। ऑक्सीजन ही एक ऐसा एलिमेंट है बच्चों जो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। समझ में आई बात? बाकी के सारे एलिमेंट फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम, सल्फर से लेके पोलोनियम तक सारे के सारे एलिमेंट्स
सॉलिड स्टेट में मिलेंगे आपको। ठीक है, किस स्टेट में मिलेंगे? सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। और ये मैं किस टेम्परेचर की बात कर रहा हूं? किस टेम्परेचर पे बच्चों? एट रूम टेम्परेचर। कौन से टेम्परेचर पे? कौन से टेम्परेचर पे बच्चों? एट रूम टेम्परेचर। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है। सो एट रूम टेम्परेचर आप लोगों को ऑक्सीजन गैस फॉर्म में मिलता है और बाकी के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये सारे के सारे आपको सॉलिड स्टेट में मिलेंगे। सही बात है कि कौन सा टेम्परेचर पे बच्चों? रूम टेम्परेचर पे। ऑब्वियसली अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, अगर आप किसी भी एलिमेंट के मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचोगे, तो अगर कोई भी एलिमेंट बॉइल होगा तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचोगे तो वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट हो जाएगा। समझ रहे हो? सॉरी बच्चों। ठीक है, रूम टेम्परेचर क्या होता है? रूम टेम्परेचर इज 298 केल्विन या फिर 25 डिग्री सेल्सियस। इसी को हम लोग नॉर्मली कंसीडर करते हैं एज अ रूम टेम्परेचर। समझ में आ गई बात? इतनी बातें क्लियर है? तो एक बात बताओ, क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं? इतनी बातें समझ में आई, क्लियर है? ओके, एक और चीज सुनो। कौन सा कलर ले? चलो ये वाला कलर लेते हैं। अगला पॉइंट ये है बच्चों कि जो आपका ऑक्सीजन और सल्फर है, कौन कौन सा? आपका जो ऑक्सीजन और सल्फर है, ये दोनों होते हैं नॉन मेटल। these bodies are नॉन मेटल। समझ रहे हो? ऑक्सीजन और सल्फर बच्चों क्या कहलाता है? नॉन मेटल कहलाता है। सेलेनियम और टेलुरियम बच्चों मेटलॉइड है। सेलेनियम और टेलुरियम बच्चों मेटलॉइड है। मेटलॉइड का मतलब आपको पता है? मेटलॉइड का आप लोगों को पता मतलब कि ऐसे एलिमेंट्स बच्चों जो जनरली नॉन मेटल की तरह बिहेव करते हैं। सही है, जनरली नॉन मेटल्स की तरह बिहेव करते हैं, पर अगर उनको एक टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो वो मेटल्स की तरह बिहेव करने लगते हैं। दैट आर कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। समझ रहे हो? तो मैंने क्या बोला? ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द नॉन मेटल्स, सेलेनियम, टेलुरियम आर द मेटलॉइड्स, और जो लास्ट का हमारा भाई साहब है यानी पोलोनियम, ये बच्चों रेडियो एक्टिव मेटल है। रेडियो एक्टिव मेटल है और इसकी हाफ लाइफ होती है। समझ रहे हो? केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ा है हाफ लाइफ। सही है, समझ में आई बात? ठीक है बच्चों, तबीयत थोड़ी खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। समझ रहे हो? ठीक है, ठीक है। मैं बस यही चाहता हूँ कि आपके लेक्चर्स आते रहें। सही है, आप लोग का जो सिलेबस है वो कंप्लीट होता रहे। दैट्स वाई थोड़ी सी मेहनत चल रही है। तो आई होप आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने अभी तक ज़्यादा कुछ बताया नहीं बच्चों, बहुत छोटी छोटी बातें बताई है कि ऑक्सीजन आपका गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन रूम टेम्परेचर, बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे आपके सॉलिड फॉर्म में। ऑब्वियस सी बात है ना, ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं तो वो गैस फॉर्म में ही होगा। बाकी के जितने भी एलिमेंट्स है बच्चों वो किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। सही बात है। ऑब्वियसली जब आप रूम टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, बढ़ाओगे, तो कोई एलिमेंट मेल्ट होगा। सही बात है। कोई एलिमेंट बॉइल होगा। सही है, तो वो अपना स्टेट चेंज करेगा। जो मेल्ट होगा वो लिक्विड स्टेट में आ जाएगा, जो बॉइल होगा वो गैसियस स्टेट में चला जाएगा। सही बात है। बट अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें तो जनरली दे आर एग्जिस्ट इन गैस एंड दीज फोर्स आर एग्जिस्ट इन सॉलिड स्टेट्स। सही बात है। वही अगर हम लोग एलिमेंट्स की बात करें कि वो मेटल है नॉन मेटल है, तो ऊपर के जो दो एलिमेंट्स यानी ऑक्सीजन एंड सल्फर आर द नॉन मेटल्स। ठीक है, ये दोनों भाई साहब क्या है? मेटलॉइड्स हैं। और जो लास्ट में आपका पोलोनियम है बच्चों, वो है आपका रेडियो एक्टिव मेटल। ठीक है, रेडियो एक्टिव मेटल। समझ में आ गई बात? ओके, बहुत अच्छी बात है। एक पॉइंट और लिखो साइड में, एक पॉइंट और बच्चों लिखो कि जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैं दे शो एलोट्रॉपी। ये क्या दिखाते हैं बच्चों? इनके एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, सो ग्रुप 16 एलिमेंट्स shows एलोट्रॉपी। समझ में आई बात? एलोट्रॉपी मतलब समझ में आता है? एलोट्रॉप्स मतलब एक ही एलिमेंट के अलग अलग फॉर्म एग्जिस्ट करना। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन ग्रेफाइट उसका एक अलग एलोट्रॉप है, डायमंड उसका एक अलग एलोट्रॉप है। समझ रहे हो? वैसे ही हम लोग बात कर रहे हैं कि ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स है ना, उनके भी अलग अलग एलोट्रॉप्स एग्जिस्ट करते हैं दुनिया में। समझ में आई बात? समझ में आई बात? आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होगी। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आई होंगी। क्लियर है? सॉरी, एक और चीज लिखेंगे आप लोग कि
इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है एज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है, एज इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज, और आप लिख सकते हो एज इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। समझ रहे हो? ठीक है, सो मेल्टिंग पॉइंट, इसको आप लॉन्ग फॉर्म में लिखेंगे, एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस, melting point and boiling point increases with increase in molecular mass। मॉलिक्यूलर मास आप कह सकते हो, अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हो देखो तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ एटम इंक्रीज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों। समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस सी बात है एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। अगर एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो एटॉमिक मास नंबर भी तो बढ़ेगा। समझ रहे हो? सो दैट इज नथिंग बट मॉलिक्यूलर मास, एक मॉलिक्यूल का, एक एटॉमिक का, समझ रहे हो, जो मास है, अगर जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे ही आपका जो बॉइलिंग पॉइंट या फिर मेल्टिंग पॉइंट है, उल्टा बोल दिया, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी क्या होगा? इंक्रीज होगा विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मासेस। समझ में आई बात? समझ में आई बात? बताओ मेरे को, बताओ मेरे को, समझ में आई बात? इतनी ही बातें हैं बच्चों, इतनी ही बातें हैं, इतनी ही बातें हैं, इतनी ही बातें हैं। समझ में आई? समझ में आई बात? ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड बच्चों एक क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ, एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है कि व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन एंड सल्फर। सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में इतना ज्यादा डिफरेंस क्यों है? कितना है भाई? अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो ऑक्सीजन का है 55, इसका है 393। बहुत डिफरेंस है भैया, बहुत डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो इसका है 75, 75 ही है आई गेस, यस 75, ओके 90, आई एम सो सॉरी कोई बात नहीं, चेक कर लिया इसलिए। इसका है 90 और इसका है 718। ठीक है, इसका भूल जाता हूं मैं कभी कभी, कोई बात नहीं। तो मैंने क्या बोला बच्चों कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि व्हाई देयर इज अ लार्ज डिफरेंस बिटवीन। देखो ये वैल्यू आपको याद नहीं रखनी है, टेंशन मत लो, ये मैंने सिर्फ आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से बताइए, पर ये आपको याद नहीं रखनी, मैं सिर्फ आपको दिखा रहा हूं कि ऑक्सीजन और सल्फर का जो मेल्टिंग पॉइंट है और जो बॉइलिंग पॉइंट है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। व्हाई दिस डिफरेंस इज? तो सिंपल सी बात है भैया, जितना आपका एटॉमिक मास बढ़ेगा उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, सिंपल सी बात है बच्चों। तो हमेशा आप एक चीज याद रखना, हमेशा आप बच्चों एक चीज याद रखना, आपको एक वर्ड पता होना चाहिए, दैट इज वेंडरवॉल फोर्स। आपको ये पता होना चाहिए कि वेंडरवॉल फोर्स क्या होता है, और हमेशा याद रखना कि जिस भी मॉलिक्यूल का वेंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा, जिस भी मॉलिक्यूल का वेंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा, उस मॉलिक्यूल का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। ऐसे लिख लो, समझ रहे हो? आपको हमेशा ये देखना है कि किस मॉलिक्यूल का वेंडरवॉल फोर्स कितना है। जिस भी मॉलिक्यूल का वेंडरवॉल फोर्स ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होगा। अब आपको पता होना चाहिए बच्चों वेंडरवॉल फोर्स है क्या। देखो अगर मैं आपको समझाऊं तो वेंडरवॉल फोर्स एक वीक फोर्स है, बहुत वीक। कोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट फोर्स और आयनिक बॉन्ड जो होता है ना, उससे भी बहुत ही वीक 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 वेंडरवॉल बॉन्ड होता है, वेंडरवॉल फोर्स होता है। इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में थोड़ा सा अट्रैक्शन हो जाता है, उसे हम वेंडरवॉल फोर्स कहते हैं। पर अट्रैक्शन बहुत अलग अलग तरीके से हो सकता है। आयोनिक बॉन्ड्स में भी अट्रैक्शन होता है, नेगेटिव पॉजिटिव का। कोवेलेंट में भी एक तरीके का अट्रैक्शन होता है। तो वेंडरवॉल फोर्स हम कैसे समझ सकते हैं? सुनिए, ध्यान से सुनिए। फॉर एग्जाम्पल यहां पर एक एटम है, ठीक है, यहां पर एक एटम है, सिमिलरली यहां पर भी एक एटम है, ठीक है, यहां पर भी एक एटम है, यहां पर भी एक एटम है। अब इस एटम के बाहर वाला जो ऑर्बिट है उसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होंगे बच्चों, एम आई राइट? इस बाहर वाला जो ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है?
इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये जो एटम है, इस एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी, ध्यान से सुनेंगे मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये वो दो एटम, यहां पे शेल, और इस शेल के बाहर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। सही है, इस शेल के अंदर क्या घूम रहे बच्चों, इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे। कभी कभी ऐसा होता है कि इस पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी एक तरफ आ जाती है। जैसे मान लो इसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे, पर कभी कभी ऐसा हुआ कि वो चारों इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इस तरफ आ गई, ये चारों इलेक्ट्रॉन राइट साइड में आ गए। समझ रहे हो? और सिमिलरली इसके इलेक्ट्रॉन भी मान लो राइट साइड में आ गए, इसके इलेक्ट्रॉन भी कहां पर आ गए, राइट साइड में पहुंच गए। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन, इस पूरे एटम के इलेक्ट्रॉन राइट साइड में शिफ्ट हो गया, तो यहां पर एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बन गया, इस साइड में एक नेगेटिव इन्वायरमेंट बन गया। अगर इस साइड में नेगेटिव इन्वायरमेंट है, एटम को समझो, एक एटम है, ठीक है, इसको भूल जाओ, समय एक टाइम के लिए इसको भूल जाओ, सिर्फ इसको देखो। तो अगर आपके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी सिर्फ एक जगह पे आ चुकी है, तो यहां पे आपके बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां पे कंजस्ट हो चुके हैं, तो यहां पे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन जाएगा। सही बात है, यहां पे क्या बन जाएगा बच्चों, एक नेगेटिव एनवायरनमेंट। और जहां पे नेगेटिव एनवायरनमेंट बना है, उसके जस्ट अपोजिट साइड में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनेगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम है। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे एक नेगेटिव एनवायरनमेंट बन गया, यहाँ पे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना। ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है। ध्यान से सुनो, ये बहुत ही कम समय, बहुत ही फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए होता है कि यहाँ पे नेगेटिव एनवायरनमेंट और यहाँ पे से पॉजिटिव एनवायरनमेंट है। तो अगर आप देखो तो ये जो दो एटम हैं, इनमें ये वाला नेगेटिव एनवायरनमेंट और ये वाला पॉजिटिव एनवायरनमेंट साथ में आ गया है, तो इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगी, इनके बीच में कोई ना कोई अट्रैक्शन देखने के लिए मिलेगी। ये अट्रैक्शन बहुत ही वीक होगी, ये अट्रैक्शन बच्चों बहुत ही वीक होगी, क्योंकि ये कुछ समय के लिए बनती है, बहुत ही थोड़े समय के लिए बनती है, एंड दैट अट्रैक्शन इज कॉल्ड एज वैन डर वाल फोर्स। इस अट्रैक्शन को हम क्या कहेंगे बच्चों, वैन डर वाल फोर्स। समझ में आई बात? अब जिस भी एटम का साइज बड़ा होगा, हमेशा याद रखो, जिस भी एटम का साइज, एटॉमिक साइज जितना ज्यादा बड़ा होगा, वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वैन डर वाल फोर्स को। जितना बड़ा एटम उतना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स, जितना बड़ा एटम होंगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा नेगेटिव इन्वायरमेंट, जितना बड़ा नेगेटिव इन्वायरमेंट उतना बड़ा पॉजिटिव इन्वायरमेंट। और जब इन्वायरमेंट ही नेगेटिव पॉजिटिव ज्यादा है, तो वैन डर वाल अट्रैक्शन भी क्या होगा, ज्यादा होगा। दैट्स व्हाई जितना बड़ा एटॉमिक साइज उतना बड़ा वैन डर वाल फोर्स, और जितना ज्यादा वैन डर वाल फोर्स उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। समझ में ये बात? इसीलिए आपको यहां पे देखना है कि ऑक्सीजन जो है वो एक छोटा एलिमेंट है, छोटा कह सकते हो एटम है, एज कंपेयर टू सल्फर। सल्फर बड़ा एटम है, क्योंकि इसके अंदर एक शेल एक्स्ट्रा होता है ना। सही बात है, ठीक है। तो इसका साइज छोटा होता है, दैट्स व्हाई वैन डर वाल फोर्स कम होता है, दैट्स व्हाई इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम देखने के लिए मिलता है। इसी चीज को अंग्रेजी में लिखनी है अपने बुक में। समझ में आई बात? प्लीज नोट डाउन कर लो। सॉरी, प्लीज बच्चों इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए, इस चीज को बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? समझ में आ गया? हो गया? ठीक है, चले आगे। चलो, ये वाला लिया था स्क्रीनशॉट, इसका भी ले लो। इफ यू डिडंट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ, प्लीज टेक इट। हो गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला है बच्चों ग्रुप 17 एलिमेंट्स। अगले एलिमेंट्स की हम लोग बात करेंगे। अगले हैं ग्रुप 17 एलिमेंट्स, ठीक है? चलो बात करते हैं कौन कौन से एलिमेंट होते हैं भाई ग्रुप 17 में, जरा नाम बताओ बच्चों। सबसे पहला है फ्लोरीन, सही है। दूसरा है क्लोरीन, तीसरा है ब्रोमीन, सही है, आयोडीन, और एक और होता है एस्टाटीन। पर एस्टाटीन बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव होता है, तो उसके प्रॉपर्टीज की हम बातें नहीं करते। हम प्रॉपर्टीज की बातें सिर्फ इन्हीं चारों भाई साहब की करेंगे, सही है। तो सबसे पहला फ्लोरीन, उसके बाद क्लोरीन,
फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। सही है। अब इनके कलर्स दिए हुए बच्चों, तो इसके कलर थोड़े से आपको दिमाग में रखने पड़ेंगे। कलर ध्यान से सुनो। अगर मैं फ्लोरीन की बात करूं बच्चों, तो ये येलो कलर का होता है। ये होता है, ये भी आपका येलो कलर का होता है, ये भी आपका येलो कलर का है। ब्रोमीन की बात करें तो ब्रोमीन आपका रेड कलर का होता है, ठीक है। और आयोडीन आपका वॉयलेट कलर का होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। क्या पता एमसीक्यू में या फिर 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाए, ठीक है। तो एमसीक्यूज 1 मार्क्स के अंदर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। दैट्स वाई इन चीज़ों को थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, कि कौन से कलर के आपको देखने के लिए मिलते हैं, मतलब किस यू कैन से लाइक किस कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने के लिए मिलता है। समझ में आई बात? ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फिर आपको ये जानना है बच्चों, आपको ये दिमाग में रखना है कि आपका जो फ्लोरीन है और क्लोरीन है, ये दोनों भाई साहब गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो आपका फ्लोरीन है और जो क्लोरीन है, ये दोनों भाई साहब आपके गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो आपका ब्रोमीन भाई साहब है, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो आपका आयोडीन भाई साहब है, ये आपका सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आयोडीन की ना छोटी छोटी बॉल्स आती है। अगर आप आगे चल के केमिस्ट्री पढ़ोगे, केमिस्ट्री के इसमें जाओगे, प्रैक्टिकल्स में जाओगे, तो वहाँ पे एक प्रैक्टिकल होता है, वहाँ पे ना आप लोग को सॉरी, वहाँ पे आपको क्रोमेटोग्राफी करनी पड़ती है, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी में एक होता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर आपको एक प्लेट्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं, उसके अंदर डाल के उसके अंदर आपको अपना सैंपल इंजेक्ट करना पड़ता है, और उस सैंपल को आपको आयोडीन के चेंबर में रखना पड़ता है, जिससे वो सैंपल दिखता है कि कितना रन हुआ है वो सैंपल। समझ रहे हो? तो उसमें आपको आयोडीन के चेंबर यूज करने पड़ते हैं, और वो आयोडीन के चेंबर हम लोग खुद बनाते थे। अगर आप मास्टर्स करोगे एमएससी, तो वहाँ पे आपको आयोडीन के चेंबर खुद से प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो कुछ नहीं होता, वहाँ पे सिर्फ छोटे छोटे आयोडीन के बॉल्स होते हैं। उन आयोडीन के बॉल्स को डालो उसके अंदर, अपने एक बीकर रहता है बड़ा सा, उसके अंदर डालो, और फिर उसको ढक कर कवर करो, उसको थोड़ा सा हीट करो। जैसे ही आप इसको हीट करोगे ना बच्चों, जैसे आप आयोडीन को हीट करोगे, वो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। समझ रहे हो? आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है, आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है बच्चों, जिसको हीट करने पर ये लिक्विड में ना कन्वर्ट होकर डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? गैस में कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात? तो आयोडीन एक ऐसा सॉलिड है जो हीट करने के बाद डायरेक्टली किस में कन्वर्ट होता है बच्चों? गैस में कन्वर्ट होता है। समझ में आई बात? तो ये थोड़ी सी बातें आपको दिमाग में रखनी पड़ेंगी। समझ में आई बात? ठीक है। और क्या जानना है आप लोग को? आप लोग को ये जानना है कि आपका जो फ्लोरीन और क्लोरीन है, दे शो रिएक्शन विथ वाटर, दे शो रिएक्शन विथ वाटर। समझ रहे हो? मतलब जो आपका क्लोरीन है और जो आपका फ्लोरीन है, वो हमेशा वाटर के साथ रिएक्शन इजीली कर सकता है। इजीली दोनों क्या कर सकते हैं? वाटर के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। वही अगर मैं बात करूं ब्रोमीन और आयोडीन की, तो ये दोनों भाई साहब स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, मतलब बहुत ही कम अमाउंट ऑफ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लिख सकते हो, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर, दे आर स्पेरिंगली सोल्यूबल इन वाटर। समझ में आई बात? क्लियर है? ओके, बहुत अच्छी बात है। एक चीज और जानना है आप लोग को, कौन कितना ज्यादा रिएक्टिव होता है, कौन कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ रिएक्शन करता है? तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं आपके क्लोरीन भाई साहब, मतलब सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, या फिर आप कह सकते हो जो सबसे ज्यादा रिएक्शन करते हैं, वो कौन करता है बच्चों? आपका क्लोरीन भाई साहब। तो Cl सबसे ज्यादा, फिर Br, सही बात है, इनको तोड़ना मुश्किल है। उसके बाद आता है आपका F, और उसके बाद आता है आपका I। ये थोड़ा सा बच्चों आप लोग को डाटा याद रखना पड़ेगा। ये एक्चुअली ये डाटा है इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी का, कौन कितना ज्यादा इसको तोड़ना है, कौन कितना ज्यादा इस एटम को तोड़ सकता है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी इसमें लगती है, फिर इसमें। आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। समझ में आ गई बात?
समझ में आ गई बात। तो ये बॉन्ड तोड़ने की एनर्जी है, ठीक है, डिसोसिएशन करने की एनर्जी है, इसको आप बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लिख सकते हो, जैसा मैंने अभी आप लोगों को सिखाया। दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, मतलब किसमें ज्यादा एनर्जी आपको डालनी पड़ेगी बॉन्ड तोड़ने के लिए। तो आप बॉन्ड तोड़ने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी क्लोरीन को लगेगी, फिर ब्रोमीन, फिर फ्लोरीन, फिर आयोडीन। समझ में आ गया? समझ में आ गया? ठीक है, चले आगे। सॉरी, चले आगे। ठीक है, चले आगे, चलो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट पार्ट। क्या है अगला? अच्छा, एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है बच्चों? बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो अभी हम लोग ने पढ़ा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एंथैल्पी ऑफ F2 इज लोअर देन Cl2 यानी क्लोरीन। अभी हम लोग ने देखा कि ज्यादा क्लोरीन की है, फिर ब्रोमीन की है, फिर फ्लोरीन की है। तो भाई क्यों ऐसा है? वाई? क्योंकि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन, फ्लोरीन का कितना है बच्चों? 158 किलो जूल। वहीं अगर हम लोग बात करें बच्चों कि आपका जो Cl2 है, इसका कितना है? आपका 242.6 किलो जूल पर मोल। ऐसा क्यों है? तो सिंपल सी बात है, देखो बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। सुनिए, ऐसा क्यों हो रहा है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्यों कम है आपके F2 की? अगर मैं आपके F के मॉलिक्यूल को बनाऊं तो एक आपका फ्लोरीन F और F, सही बात है। अब इसके पास बच्चों एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। हर आप कह सकते हो जितने भी हैलोजेंस होते हैं ना हमारे पास, उन सबके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब क्या? दो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो हमेशा क्या रहेंगे बच्चों? वेकेट रहेंगे, जो ज्यादा करके क्या करेंगे? आपके ये रिएक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब कुछ इस तरीके से, 1 2, सिमिलरली 1 2, सही है। और अगर आप देखो तो F यानी फ्लोरीन एक बहुत ही छोटा मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू क्लोरीन, सही है। जो फ्लोरीन है वो एक छोटा मॉलिक्यूल है, कॉम्पैक्ट मॉलिक्यूल है एज कंपेयर टू फ्लोरीन। तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो बहुत ही पास में बैठे हुए हैं, बहुत ही पास में बच्चों क्या है? सिचुएटेड है। दोनों के जो इलेक्ट्रॉन है वो एकदम पास में सिचुएटेड है, जिसकी वजह से इनके अंदर रिपल्शन फोर्स बहुत ही ज्यादा होता है। इनके अंदर, इनके बीच में ना, इन दोनों के बीच में बच्चों हमेशा क्या लगता है? रिपल्शन फोर्स, जिसे हम रेजोनेंस भी कहते हैं। रेजोनेंस नहीं हाँ वही कहते हैं, सही बात है। इनके बीच में बच्चों रिपल्शन होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस, अच्छा वर्ड है, स्टेरिक हिंड्रेंस। इनके बीच में बच्चों हिंड्रेंस होता है कि एक दूसरे को दूर ढकेलते रहते हैं, दूर ढकेलते हैं, भाई तू दूर जा। सेम लोग है बच्चों, समझ रहे हो? सेम एनर्जी, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर तलवारबाजी करते रहते, लड़ते रहते एक दूसरे से, समझ रहे हो? लड़ते रहते एक दूसरे से, जिसकी वजह से बच्चों ये बॉन्ड बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाता है, जिसकी वजह से इसमें आपको कम एनर्जी देनी पड़ती। थोड़ा सा भी एनर्जी डालोगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, बिकॉज इन दोनों के बीच में टेंशन बहुत रहता है। टेंशन इन द सेंस स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत रहता है। वहीं अगर आप क्लोरीन की बात करोगे तो क्लोरीन का मॉलिक्यूल बड़ा है, दोनों के एटम्स जो है, आयंस जो है, वो इतने पास नहीं रहते, इतना स्टेरिक हिंड्रेंस उन दोनों के बीच में नहीं रहता, जिसकी वजह से इसको ज्यादा एनर्जी डालनी पड़ती है बच्चों तोड़ने के लिए। समझ रहे हो? इसमें आपको इसको तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है। समझ रहे हो? क्लियर है? क्लियर है? समझ में आ गया? समझ में आ गया बच्चों? तो इनके देखो, ये एक लोन पेयर है, ये एक लोन पेयर है, तो इस लोन पेयर और इस लोन पेयर के बीच में रिपल्शन हो रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये एक दूसरे को क्या कर रहा है? रिपेल कर रहा है, एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आपकी क्या लग रही है? रिपल्शन फोर्स लग रही है इन दोनों के बीच में, दैट इज लोन पेयर रिपल्शन। ऐसा भी लिख सकते हो आप, लोन पेयर रिपल्शन। समझ रहे हो? तो जब इतना ज्यादा रिपल्शन है तो ये भाई साहब एक दूसरे से दूर ही जाना चाहेंगे ना। आपने थोड़ी सी भी एनर्जी डाल दी तो ये इनको तो बस मौका चाहिए था दूर जाने के लिए, तो दूर चले जाएंगे। दैट्स वाई थोड़ी सी एनर्जी पे इनका मॉलिक्यूल टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, इनका बॉन्ड टूट जाता है। दैट्स वाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी F2 की कम होती है। आई होप आपको इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। प्लीज बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्लीज। ठीक है, ले लिया? समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे चलें। बहुत ही छोटा सा टॉपिक एक बचा हुआ है, लास्ट टॉपिक।
लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है बच्चों, दैट इज नथिंग बट अवर ग्रुप 18 एलिमेंट। ग्रुप 18 एलिमेंट को हम प्यार से नोबल गैस भी कहते हैं, गैसेस हो गए, नोबल गैस भी कहते हैं। सही बात है। नोबल गैस हम इसे काहे कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये ज़्यादा किसी से अटैच, मतलब ज़्यादा किसी से रिएक्शन नहीं शो करते। सही बात है। तो सबसे पहला पॉइंट आप क्या लिखेंगे भाई साहब? सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे कि जो भी आपका नोबल गैस एलिमेंट्स हैं, जो भी आपके ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 एलिमेंट्स आर मोनो एटॉमिक। ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स हैं बच्चों वो क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक होते हैं। स्पेलिंग गलत हो गई, बताते नहीं हो तुम लोग। सही है। ग्रुप 18 एलिमेंट्स क्या होते हैं बच्चों? दे आर मोनो एटॉमिक इन नेचर। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप क्या लिखोगे बच्चों? कि ये बहुत ही स्पेरिंगली सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। पानी के अंदर डिजोल्व नहीं होते भैया। पानी के अंदर कौन डिजोल्व होगा? जिसके पास नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होगा वही डिजोल्व होगा ना, ताकि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग या किसी भी फोर्स के थ्रू पानी के अंदर डिजोल्व हो सके, पानी के अंदर पानी के मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर सके। पर ये तो डिजोल्व होते नहीं। दैट्स व्हाई दे आर स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। ओके। तीसरा पॉइंट और लास्ट पॉइंट शायद यही है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। दे हैव वेरी लो, दे हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ रहे हो? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा कम होता है, मतलब ऑलमोस्ट सबका कम ही होता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। और वहीं अगर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ऊपर से लेके नीचे क्या होती है? इंक्रीज होती है। सबसे कम होगा सबसे ऊपर वाले का। यहाँ पे सबसे ऊपर हीलियम होता है। सही बात है। फिर हीलियम के बाद नियॉन होता है, आर्गॉन होता है, क्रिप्टॉन, ऐसा आता है ना। समझ रहे हो? तो इसके अंदर जो हीलियम है उसकी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है। पूरे के पूरे, सिर्फ इसके अंदर ही नहीं बच्चों, पूरे के पूरे पावर पॉइंट बोल रहा हूँ, पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हीलियम है उसकी सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होती है। लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। हीलियम हैज अ लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। समझ में आई बात? कितना होता है इसका? इसका ऑलमोस्ट होता है बच्चों 4.2 केल्विन। कितना होता है? 4.2 केल्विन। केल्विन समझ लो कितना कम होता है? बहुत कम होता है केल्विन। ठीक है। 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस। 273 केल्विन का मतलब होता है 0 डिग्री सेल्सियस। आप समझ लो 4.2 केल्विन इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, मतलब पहले सॉलिड होगा फिर उसके बाद मेल्ट हो जाएगा। सो बहुत ही कम मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? आपके हीलियम गैस का। सो हीलियम नॉर्मली गैसेस फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते, दे आर ऑल्सो एग्जिस्ट इन गैसियस फॉर्म ओनली। समझ रहे हो? समझ रहे हो? ठीक है, क्लियर है। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है बच्चों इसके अंदर कि नोबल गैस हैव वेरी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका रीजन मैंने अभी आप लोगों को बता दिया कि जब भी आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। पर ये क्या होते हैं? मोनो एटॉमिक। ये क्या होते हैं बच्चों? मोनो एटॉमिक। अभी मैंने आपको बताया। तो अगर ये मोनो एटॉमिक है तो क्या इनके अंदर वेंडर वॉल फोर्स होगा? नहीं भैया, वेंडर वॉल फोर्स दो एटम्स के बीच में होता है ना। सिंगल एटम में बहुत कम वेंडर वॉल फोर्स होगा, उसके अंदर वेंडर वॉल फोर्स होगा ही क्या? सो बिकॉज दे हैव very least amount of van der Waal force, van der Waal interaction, ऐसा लिख सो, van der Waals interaction समझ लो? बिकॉज दे हैव वेरी लीस्ट अमाउंट ऑफ van der Waal interaction, therefore noble gas have the low melting and boiling point। समझ में आ गई बात? क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक है। सो आई होप आप लोग को इतनी चीजें समझ में आई होंगी। सही है। तो इस लेक्चर को अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। आई होप आज का लेक्चर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। ठीक है। तो इस वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को। ठीक है। अपने सारे दोस्तों तक फैलाइएगा इस वीडियो को। मैं मिलता हूँ बच्चों ऐसी और वीडियोज़ में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे।
तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहिए, कीप स्टडिंग। बाय बाय।